नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के सीडीपी पोर्शन की आंसर की। जस्ट अभी हमारा पेपर कंडक्ट हुआ है 14 दिसंबर 2024 को। सबसे पहले बिल्कुल सटीक आपको यहाँ पे आंसर की देखने को मिलेगी। तो सीडीपी हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है। बिना किसी टाइम वेस्ट के बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के जो आंसर उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीजन बेस्ड था। इसमें असर्शन में ये कहा गया था कि 12 साल की एक अमाना है जो डर जाती है जब भी उसे टीचर बोलते हैं कि आंसर बताओ और आओ और मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करो ब्लैक बोर्ड पे। तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि टीचर कहीं ना कहीं उसे डांट ना दे और उसकी बेइज्जती ना हो जाए, उसे शर्म ना आए। तो इसमें ये तो असर्शन बोल दिया और इसका रीज़न ये बताया कि जब भी बच्चे अनसेफ फील करते हैं, उन्हें डर लगता है लर्निंग के बारे में, तो उनकी जो लर्निंग है वो इफेक्ट होगी ही होगी। तो ये बिल्कुल सही है कि जो फियर होता है वो नेगेटिवली बच्चे की लर्निंग को इफेक्ट करता है। इसीलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा कि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें कहा है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम द टीचर, जो समावेशी कक्षा है उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए, करिकुलम को इस तरीके से मॉडिफाई करना चाहिए और साथ ही में पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज को, ताकि वो अलग अलग बच्चों की जो नीड है उसे सूट हो सके। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद हमारे पास फिर से आता है एक असर्शन रीजन का। एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास इंक्लूजन, ये क्या बोल रहे हैं, क्लास इंक्लूजन का एक एग्जाम्पल दिया है कक्षा समावेश का। उन्होंने क्या दिया है, असर्शन में बोला है लोकेश को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब उससे ये पूछा जाए कि जो दिल्ली है क्या वो इंडिया के अंदर ही है, मतलब वो ये नहीं बता पाता कि जो दिल्ली है वो इंडिया में ही है। तो इसमें इसका रीज़न ये दे दिया कि अंडरस्टैंडिंग हाउ इमोशन अफेक्ट मेमोरी एंड लर्निंग कैन लीड टू सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, कि अगर हम समझ जाएंगे किस तरीके से हमारी भावनाएं और किस तरीके से हमारा जो इमोशन है, किस तरीके से हम फील कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जब हम खुद को समझ जाएं तब उससे हमें पता चलेगा कि कैसे हमारी मेमोरी और लर्निंग जो है वो आगे और अच्छे से बढ़ सकती है। तो हम सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग की तरफ जा सकते हैं। तो देखो दोनों अपनी अपनी दिशा में दोनों सही है, लेकिन इनका रीज़न जो है यहाँ पे नहीं बैठ रहा। तो हम कहेंगे कि दोनों के दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। फिर अगर हम आगे चलें तो हमें फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है एज पर जीन प्याजेज थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो जीन प्याजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट के अनुसार इनमें से क्या सही है। तो ये मानते हैं कि जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो बच्चे के करंट लेवल ऑफ कोग्निटिव फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। इन्होंने कोग्निटिव फंक्शनिंग में एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम की बात की थी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिर से एक असर्शन रीजन का आ गया है क्वेश्चन, जिसमें असर्शन ये कहा गया इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ऑल करिकुलम एडेप्टेशन शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एजुकेशनल स्टैंडर्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। और कहा गया है कि स्पेशल चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल फॉर लर्निंग इन द मेन स्ट्रीम। देखो भाई, इसके असर्शन में ये कह दिया कि इंक्लूसिव क्लासरूम है तो सारा का सारा करिकुलम जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनके आधार पे होना चाहिए, किनके, स्पेशल चिल्ड्रन के। तो इंक्लूसिव का मतलब होता है सभी को साथ लेके चलना, तो बाकी बच्चे तो इग्नोर हो गए, तो वो समावेशी बना नहीं। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इसी तरीके से सेकंड इसका रीज़न ये दे दिया कि इनका कोई पोटेंशियल नहीं होता है, बाकी बच्चों के साथ ही यहाँ पे लर्निंग नहीं कर सकते। तो दोनों ही गलत हो गए। तो हम कहेंगे कि दोनों ही गलत है, असर्शन और रीजनिंग दोनों फॉल्स हैं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सिक्स्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें कहा गया है 10-year old कलूली इज स्ट्रगलिंग विद अ डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम, व्हाट कैन हर टीचर डू टू एनहांस हर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। की जो इसे प्रॉब्लम हो रही है मैथ के किसी क्वेश्चन को करने में, टीचर क्या कर सकती है, कैसे इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी स्किल्स को बढ़ा सकती है। तो टीचर क्या कर सकती है, उसे इंकरेज कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है कि बच्चा कोशिश करते रहो, और साथ ही में उसे स्काफ फोल्डिंग दे सकती है, जो लिव विगोट्स्की ने जेडपीटी के टर्म के दौरान बताई थी। स्काफ फोल्डिंग के अंदर क्या होता है, टीचर धीरे धीरे करके क्या करता है, यहाँ पे उसे हेल्प करता है, उसकी हेल्प करता है बच्चे की, ताकि वो अपने जेडपीटी जोन को पार कर सके, उस जोन के अंदर आ सके कि वो टीचर की असिस्टेंट की वजह से कुछ चीज़ें सीख पा रही है, अपने पोटेंशियल को इंक्रीज कर पा रही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही है। सेवंथ क्वेश्चन में देखते हैं फॉलोइंग लिव विगोट्स्कीज आइडिया टीचर शुड, कि अगर लिव विगोट्स्की की थ्योरी को ध्यान में रखा जाए, उनके आइडियाज़ को ध्यान में रखा जाए, तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को रेसिप्रोकल टीचिंग करवानी चाहिए। ये टर्म जो है वो लिव विगोट्स्की ने ही दी थी, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि बच्चे और टीचर मिलकर लर्निंग को प्रोसीड करेंगे। साथ ही में जो बच्चे हैं यहाँ पे पीयर जो हमारे पास होती है लर्निंग टीचिंग, उसको एनहांस किया जाता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैं बिना किसी टाइम वेस्ट के आपके साथ ये आंसर की डिस्कस कर रही हूँ। डिटेल में जो है मैंने वीडियोस बहुत बना रखी हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एट्थ क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी इज करेक्ट, कि इनमें से लॉरेंस कोलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट वाली थ्योरी थी उसके बारे में यहाँ पे क्या करेक्ट है। तो इन्होंने क्या किया था, कन्फ्लिक्टिंग जो सिचुएशंस है वो बच्चों के सामने रखी थी, यानी डेलेमास जो है वो यहाँ पे रखे थे। था तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड ही, लेकिन एग्जैक्ट जो हमारे पास आंसर है वो थर्ड हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
नाइन्थ क्वेश्चन में कहा गया होवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोज दैट, कि जो होवर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो क्या बताती है, वो यही कहती है कि इंटेलिजेंस है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। जैसे पहले इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 8, यहाँ पे आप देख सकते हो, हमें इंटेलिजेंस थ्योरीज दी थी जिनके अनुसार 8 टाइप की इंटेलिजेंस होती है। फिक्स रेट इंटेलिजेंस को नहीं मानते, लेकिन इनका मानना ये था कि धीरे धीरे इंटेलिजेंस चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं रहती, इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड रेट। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम बात करें 10th क्वेश्चन की, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि बच्चे को परफॉर्मेंस की पड़ी है, वो चाहता है कि वो सबके साथ कॉम्पीट करे और खुद ही नंबर 1 आए, यानी उसे क्या मतलब है, कंपेरिजन से। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा कि बच्चा इसीलिए हार्ड तरीके से पढ़ रहा है, हाउ टू गेट अ गुड ग्रेड, ताकि उसे अच्छे नंबर भी मिले और बेटर देन अदर्स। तो वो कंपैरिजन में ले रहा है कि भाई मुझे इतना अच्छा पढ़ना है कि बाकियों से नंबर 1 पे आ जाऊं मैं, तो इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है 11th क्वेश्चन, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, यानी ये हमारा हो गया यूडीएल, डज नॉट इन्वॉल्व। इसमें क्या इन्वॉल्व नहीं होता कि बच्चों की लेबलिंग नहीं की जाएगी और उनकी कैटेगरी नहीं बनाई जाएगी कि बच्चों को सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा क्योंकि ये इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। 12th क्वेश्चन कहता है वाइल इंगेजिंग स्टूडेंट हु आर विजुअली चैलेंज, जो बच्चे जो हैं विजुअली चैलेंज है, जिन्हें देखने की समस्या है, तो टीचर को क्या यूज़ करना चाहिए, ब्रेल सिस्टम करना चाहिए, जो टेक्टाइल सिस्टम है, यानी जैसे छू कर बच्चे यहाँ पे स्पर्श करके चीज़ें सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या बिल्कुल करेक्ट है। 13 क्वेश्चन में कहा गया चेंजेस इन इमोशन, सेल्फ परसेप्शन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद फैमिलीज, पीयर्स एंड आर स्टडीड अंडर। तो इसमें बताया गया कि इन सारी चीज़ों को तुम किसके अंडर स्टडी करते हो। देखो इमोशन जो हो गया वो हमारे इमोशनल आ गया, सेल्फ परसेप्शन के अंदर हम क्या हो गए, कोग्निटिव भी हो गए, इमोशनल भी हो गए। इंटरपर्सनल के अंदर जब बात आ गई तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी दूसरों से कनेक्शन, तो ये सोशल के अंदर आ गया। तो इसीलिए हम डी ऑप्शन पे जाएंगे, साइको सोशल डोमेन की तरफ ये बात करते हैं। 14th क्वेश्चन हमें कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचर एंड स्टूडेंट इंटरचेंज देयर रोल्स। तो जैसा मैंने आगे डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले ही, तो हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है, रेसिप्रोकल टीचिंग, जिसमें दोनों मिलकर स्टूडेंट और बच्चे मिलकर अपने रोल को एक्सचेंज करके यहाँ पे लर्निंग को प्रोसीड करते हैं। ये लीव विगोत्स्की ने दी थी। फिर 15th क्वेश्चन अगर हम देखें, द बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल एंड पर्सनैलिटी ट्रेट दैट अ कल्चर कंसिडर अप्रोप्रिएट फॉर अ स्पेसिफिक जेंडर, कि सोसाइटी ने बोल दिया भाई ये वाला जो जेंडर है, लड़कियां ये करेंगी लड़के ये करेंगे, तो क्या ये जेंडर रोल्स हो गए, और इन्हें यहाँ पे रेफर उनको कर देंगे हम जेंडर रोल्स, और इन्हें कहते क्या है, ये कल्चरली डिफाइंड होते हैं, यानी इन्हें जो कल्चर है, सोसाइटी है, वही डिफाइन कर रहा है। ये जेनेटिकली यानी पैदा होते ही डिफाइन नहीं होते हैं, तो और ये आइडेंटिटी भी नहीं कहलाती और ना ये जेनेटिकली डिटरमाइन होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद 16th क्वेश्चन अगर हम देखें, वाइल प्रपोजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थिंकिंग प्रोसेस, लिव विगोत्स्की कंसेप्टलाइज्ड लैंग्वेज एज ए और एन। अब इसके अंदर क्या बताया, ये मानते हैं कि लैंग्वेज का एक कल्चरल टूल है। ये लिव विगोत्स्की की आपने थ्योरी पढ़ी होगी, तो सबसे पहले यही पढ़ा होगा, लैंग्वेज को एक कल्चरल टूल की तरह देखते हैं जो बच्चे के अंदर कोग्निशन को मल्टीपल वेज के अंदर फैसिलिटेट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 17th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट प्रमोट एनालिटिकल थिंकिंग, यानी बच्चा ब्रेक डाउन कर करके कैसे चीज़ों को सोच पाएगा। तो देखो विच ईयर, ये वर्ल्ड वॉर का तो डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन है सेकंड भी वो डायरेक्ट हो गया, कौन कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर पार्टिसिपेट किया और लीडर कौन था, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। इनमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। बच्चा थर्ड, जिसके अंदर आपको फैक्टर बताने जिसके कारण वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई, तो इसमें बच्चे को सोचना पड़ेगा। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 18th क्वेश्चन में फिर असर्शन रीजन आ चुका है, काफी असर्शन रीजन के क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। एज कम्पेयर टू बॉयज, यहाँ पे ये बताया गया है बॉयज को अगर कंपेयर किया जाए गर्ल्स से, तो आप देखोगे गर्ल्स के अंदर इनेट टेंडेंसी होती है कि वो ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, ज़्यादा इमोशनल होती हैं, और कल्चरल फैक्टर्स यानी सोसाइटी क्या बोलेगी इसके ऊपर ज़्यादा जो गर्ल्स हैं वो फोकस करती हैं, लेकिन बॉयज़ ऐसा नहीं करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद रीज़न ये दिया गया है कि जो जेनेटिकली लड़कियां होती हैं, बल्कि उन्हें बचपन से ये सिखाया जाता है वो सेंसिटिव होती है, इमोशनली वीकर होती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉय। और साथ ही में हम देख सकते हैं कि उन्हें ज़्यादा पड़ी होती है भाई सोशल एक्सपेक्टेशंस की। तो हम कह सकते हैं दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद हमें 19th क्वेश्चन कहता है ए टीचर वांट टू एनेबल मीनिंगफुल लर्निंग एंड एनालिटिकल लर्निंग इन हर क्लास बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू कनेक्ट देयर प्रायर नॉलेज टू न्यू कंसेप्ट। एक टीचर है जो चाहता है बच्चों के अंदर एनालिटिकल लर्निंग आए, मीनिंगफुल हो लर्निंग, और बच्चे जो भी नई चीज़ सीखें वो अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करके सीखें। तो टीचर के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी इनमें से कौन सी रहेगी। तो टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को कहना चाहिए कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, जो भी नया मटेरियल आया उसके बारे में बच्चों से पहले पूछो, तुम इसके बारे में क्या जानते हो, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करो और फिर बाद में उस टॉपिक को स्टार्ट करो। तो लिंक भी हो गया, मीनिंगफुल भी हो गया, और साथ ही में वो ब्रेक डाउन करके अपने एक्सपीरियंस को बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट
फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग, तो देखो बीच में स्टूडेंट लगा दिया लेकिन है तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके जो टूल्स हो गए वो हमारे हो गए, क्विज हो गया, इसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, वो भी बिगिनिंग में। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है ताकि पीके नॉलेज टेस्ट की जाए। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। 21st क्वेश्चन में फिर असर्शन रीजन आ चुका है। असर्शन ये कहता है क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट ऑफ फियर, कि बच्चों के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है तुमने, उनको डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो क्या वो ठीक से मीनिंगफुल लर्निंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और लर्निंग इज गवर्न ओनली बाय एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या फैक्टर्स, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो हम कहेंगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 22 क्वेश्चन। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज टू टीच न्यू कंसेप्ट, बच्चे को नया कंसेप्ट सिखाने क्या बेस्ट स्ट्रेटेजीज रहेंगी। एग्जाम्पल भी देने हैं, नॉन एग्जाम्पल भी देने हैं, और साथ ही में सभी जो हमारे पास कंसेप्ट है उनके बीच में रिलेशनशिप भी उन्हें समझानी है, उन्हें सीधी डेफिनेशन दे के उन्हें रट्टा नहीं मरवाना है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही है, तो हम ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ यहाँ पे जाएंगे। ऑप्शन नंबर 23 कहता है, क्वेश्चन नंबर नॉट ऑप्शन, लीव विगोत्स्की व्यूज कोग्निटिव डेवलपमेंट एज, तो इन्होंने कहा था इन्वायरमेंटल प्रोसेस, यानी जो आसपास का इन्वायरमेंट है उससे भी इफेक्टिव एडोप्शन होती है कोग्निशन में, कोग्निटिव में, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो इसका फर्स्ट और जो फोर्थ ऑप्शन है दोनों ही सही है यहाँ पे अगर आप देखते हो तो, लेकिन इसका बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा वो आपका फोर्थ रहेगा। 24th क्वेश्चन में अगर हम देखें, इसमें कहा गया यू आर अ टीचर हु वांट्स टू इंकरेज योर स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली, आप ऐसे टीचर हो जो चाहते हो कि आपके बच्चे क्रिटिकली और क्रिएटिवली सोचें, तो इनमें से कौन सी आप स्ट्रेटेजी अपनाओगे ताकि उनमें इस प्रकार की थिंकिंग यहाँ पे फोस्टर कर सको, डेवलप कर सको। तो आपको बच्चों को ओपन एंडेड क्वेश्चन देने पड़ेंगे ताकि बच्चे खुद के सॉल्यूशंस लेके आए, क्रिटिकली सोचे, जब खुद के लाएंगे ओन आइडियाज, बिल्कुल नोबल आइडियाज, तो वो क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। फिर 25th क्वेश्चन कहता है फिजा एनालिसिस दैट शी हैज़ मोर प्रॉब्लम इन लर्निंग द टॉपिक एक्स, की जो फिजा है उसको टॉपिक एक्स को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एज कम्पेयर टू जेड, वो क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्टेड वो जेड में है, तो वो खुद ही अपने आप से बातें कर रही है और खुद ही अपने आप को एनालाइज कर रही है, वो खुद की थिंकिंग के बारे में थिंक कर रही है। तो ऐसी एबिलिटी को हम मेटाकोग्निशन कहते हैं, इसीलिए हम बोलेंगे कि इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 26th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एपेटली डिस्क्राइब्स द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट, इसका क्या पर्पज होता है, यही होता है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ वो एरियाज जिसके अंदर बच्चे को एडिशनल सपोर्ट या इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। 27th क्वेश्चन कहता है वाइल देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रा ग्रुप इंडिविजुअल डिफरेंसेस येट मोस्ट स्टूडेंट विद ऑटिज्म, देखो इसके अंदर बताया कि इंट्रा ग्रुप यानी जो एक ही ग्रुप है उसके अंदर ही बहुत सारे इंडिविजुअल देखने को हमें डिफरेंसेस मिलेंगे इंडिविजुअल के बीच में, लेकिन फिर भी जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, देखो ऑटिज्म के अंदर क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो बच्चा यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक सोशियो जो हमारी इमोशनल रेसिप्रोसिटी है वो भी दे पाएगा, लेकिन साथ ही में वो सुपीरियर स्किल्स जैसे इमेजिनेटिव प्ले वगैरह के अंदर दे पाएगा। तो इसमें हम फर्स्ट और जो हमारा फोर्थ है दोनों पे ही जाएंगे, इसमें देखते हैं कि हमें आंसर की में कौन सा दिया जाता है, ठीक है। तो इस 27th क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताना आपने क्या किया, इसके दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही देखने को मिलते हैं। फिर 28th क्वेश्चन कहता है जीन प्याजे परसीव्स डैश टू बी डैश लीव विगोत्स्की बिलीव्स डैश टू बी डैश, तो देखो जीन प्याजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात की थी, ये मानते हैं कोग्निटिव इमेच्योरिटी है बच्चों के अंदर, लेकिन लिव विगोत्स्की ये कहते हैं यही प्राइवेट स्पीच होता है जिससे बच्चा खुद के एक्शंस को यहाँ पे रेगुलेट करता है, सेल्फ रेगुलेशन करता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद हमारे पास आता है 29 क्वेश्चन जो कहता है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट वुड एडवोकेट्स द प्रोग्रेसिव एजुकेशन एग्रीज विद, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये कहता है कि बच्चे जो है सोशल कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर पैदा हुए हैं, लेकिन इनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो जिस तरीके से उन्हें इन्वायरमेंट मिलेगा, जिस तरीके से आप उन्हें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगे तो उससे ज़्यादा इफेक्ट होगा बच्चों के ऊपर। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन यही कहती है बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट दो जिसमें वो खुद ही अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन यहाँ चलती है, चाइल्ड सेंटर्डनेस के साथ ही, तो इसलिए थर्ड जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। और रही बात फोर्थ ऑप्शन की, अगर किसी ने फोर्थ ऑप्शन किया भी है तो आप मुझे उसमें कमेंट बॉक्स में ये बताना आपने क्या सोच के किया है, क्या लॉजिक लगाया इसके पीछे, क्योंकि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पे हमें इसकी तरफ लेके जा रहे हैं आंसर की तरफ। इसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन कहता है असर्शन रीजन का ही है बच्चों, फिर से असर्शन कहता है ईच चाइल्ड फाइंड्स अपॉर्चुनिटी टू प्ले एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर देयर वर्ल्ड, तो बिल्कुल सही बात है कि हर बच्चा ये कोशिश करता है उसे अपॉर्चुनिटी मिले खेलने के लिए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के लिए और खुद की ज़िंदगी जीने के लिए, ताकि इस दुनिया को खोज सके वो। और हमारा रीज़न ये दिया है कि चाइल्डहुड एक यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट है, तो ये बात गलत है क्योंकि वो नॉन यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट है। हर एक कल्चर में, हर एक फैमिली में, हर एक इन्वायरमेंट में बच्चा जो है वो अलग अलग तरीके से अपने चाइल्डहुड को जीता है, तो हम कहेंगे असर्शन सही है लेकिन इसका रीज़न गलत है, तो हम कहेंगे ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो ये कंप्लीट होते हैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन। तो ये 30 क्वेश्चन हमने कर लिए सीडीपी के। आई होप
कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में नंबर बता सकते हैं। CDP में आपके 30 में से कितने बने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।